मिर्जापुर नामक महाकाव्य में चिंतक अखंडानंद त्रिपाठी ने अपने पुत्र को एक सलाह दी थी। समझाया था कि बेटा दो चीजों पर काबू रखना जरूरी होता है। उसमें एक था जुबान, क्योंकि बुजुर्ग कह गए हैं कि जुबान की ही वजह से आदमी पान खाता है और उसी की वजह से मार। अब यह विचार याद क्यों आया? क्योंकि बिहार में चल रही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जो 27 अगस्त को दरभंगा पहुंची थी, एक मंच सजा था, गाजे बाजे के साथ नारेबाजी हो रही थी, महागठबंधन के नेताओं का इंतजार हो रहा था। इस बीच मंच से माइक पर नारे लगाए जा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इन नारों के बीच किसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली का इस्तेमाल किया, एक डेरोगेटरी टर्म, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे हम ना दिखा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं कि मंच से क्या कहा गया। लेकिन इस वीडियो की वजह से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। माफी मांगने को कहा जा रहा है। यह सब जरूर बताएंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है और जिस स्थानीय कांग्रेस नेता ने यह मंच सजाया था, उसने वीडियो जारी कर क्या कहा, वो भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबर गांव समाचार। इस वीडियो में प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और उसकी वजह से शुरू हुए विवाद पर बात करेंगे। इसके बाद चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां संभल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में किस तरह संभल में हिंदुओं की आबादी घटने और डेमोग्राफी चेंज की बात हुई, वो भी बताएंगे। और सपा के एक सांसद की भूमिका पर क्या सवाल उठ रहे हैं, उसकी भी तहें खोलेंगे। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात वोटर अधिकार यात्रा को लेकर शुरू हुए विवाद की। 27 अगस्त के खबर गांव समाचार में हमने आपको विस्तार से इस यात्रा की जानकारी दी थी। बताया था कि अन्य राज्यों से इंडिया गठबंधन के नेता इस यात्रा में पहुंचे थे, मसलन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। यात्रा कल दरभंगा भी पहुंची थी, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी सवाल उठाया। लेकिन दरभंगा के ही अतरबेल में विपक्षी नेताओं के लिए सजे मंच से कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो जायल विधानसभा क्षेत्र के बिठौली का है। 33 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत एक नारे से होती है, वही नारा जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्षी नेता लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। शुरुआती 4 सेकंड में यही नारा है। उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम लेकर गाली दी जाती है और फिर चोर शब्द जोड़ा जाता है। 8वें सेकंड में माइक पर आवाज आती है, नौशाद। ऐसा लगता है कोई नौशाद को बुलाता है। फिर 2-3 सेकंड तक वही डेरोगेटरी टर्म यूज की जाती है। फिर माइक पर चुप्पी। 2-3 सेकंड बाद कोई और माइक संभालता है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दोहराने लगता है। वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो विवाद होना लाजमी था, सो हुआ भी। बीजेपी ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी ने एक्स पर लिखा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस को गाली वाली पार्टी बताया। सुनिए संबित ने क्या कहा। जिस प्रकार से एक यात्रा चल रही है बिहार में और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें, जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां
जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान का भी बयान आया है। सुनिए उन्होंने भी क्या कहा। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किस तरीके से अपराध, हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को चरम सीमा पर ये लोग लेकर गए थे। जो व्यक्ति गाली गलौज खुलेआम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में, गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। किस तरीके की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां करना चाह रहे हैं। कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी जान लेते हैं। पार्टी प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि हम भी इस घटना की निंदा करते हैं। राहुल गांधी का बिठौली में जनता को संबोधन करने का कोई कार्यक्रम नहीं था। उस व्यक्ति की पहचान करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। पार्टी नेता राशिद अलवी के हवाले से लिखा गया है कि पार्टी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती है। कुछ ही देर पहले हमने बताया कि जब मंच से गाली दी जा रही थी तब माइक पर नौशाद नाम सुना गया। नौशाद का पूरा नाम है नौशाद आलम। दावा है कि नौशाद जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और पार्टी की टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब यह बखेड़ा शुरू हुआ तो नौशाद ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फ़ोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और
अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नौशाद ने खुद माफी मांगी है, कहा है कि कोई माइनर लड़का था जिसने ये किया। लड़के को मंच पर मौजूद लोगों ने 2-4 थप्पड़ भी लगाए। दावा कर रहे हैं कि वो उस वक्त मंच पर नहीं थे, बल्कि राहुल गांधी की यात्रा के साथ दरभंगा से मुजफ्फरपुर की ओर निकल चुके थे। हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता की ओर से शो रिकॉर्ड होने तक कोई बयान नहीं आया है। कायदे से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपने भाषण में इस घटना का जिक्र करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। विरोध की भाषा गाली तो कतई नहीं हो सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई साधारण आदमी। विपक्ष के नेता वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, जो एक सियासी नारा है। विरोध प्रदर्शन विपक्षी नेताओं का अधिकार है, लेकिन गाली गलौच नहीं। यह बात ठीक है कि जब प्रधानमंत्री को गाली दी गई तब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या पार्टी के दूसरे बड़े नेता वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन मंच उन्हीं की पार्टी का था, उनके ही कार्यक्रम का था। ऐसे में यह पार्टी और नेताओं की जिम्मेदारी है कि उनके मंच से ऐसी हरकतें ना हो। आपकी इस प्रकरण को लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जिला संभल, जहां 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसे संभल हिंसा की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। आज यानी 28 अगस्त को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। साथ में आई है एक खबर, वो भी सोर्सेस के हवाले से। सूत्रों की पीठ पर चढ़कर रिपोर्ट के भीतर ताक झांक की गई है। तो क्या दिखा है सूत्रों को, वो भी बताएंगे। पहले इसे समझने के लिए एक बेस तैयार कर लेते हैं। संभल में एक शाही जामा मस्जिद है, जिसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। याचिका दायर करने वाले वकीलों के नाम हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हैं। इनके नाम आपने बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद वाले केस में भी सुने होंगे। याचिका में दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनी है। कोर्ट में सुनवाई हुई और सर्वे का आदेश दिया गया। काम सौंपा गया एएसआई को, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। एएसआई की टीम 19 नवंबर के दिन ही जामा मस्जिद पहुंच गई। इसके बाद यही टीम 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने पहुंची और इसी दिन संभल में हिंसा भड़क उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने हिंसा के मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। हिंसा के 4 दिनों बाद यूपी सरकार ने 3 सदस्यों वाले न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसे संभल हिंसा की जांच का जिम्मा दिया गया। कमेटी की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को सौंपी गई। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन और पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद इस कमेटी में शामिल थे। तीनों ने 4 बार संभल का दौरा किया। पहला दौरा 1 दिसंबर 2024 को हुआ, दूसरा दौरा 21 जनवरी 2025, तीसरा दौरा 30 जनवरी 2025 और चौथा और आखिरी दौरा किया गया 28 फरवरी 2025 को। हिंसा प्रभावित इलाकों में पैनल के तीनों सदस्य गए, गवाहों से और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इसी आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। यही रिपोर्ट सीएम योगी को आज सौंपी गई है, जिसे नियम के मुताबिक पहले कैबिनेट मीटिंग में और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद का बयान आया है कि प्रदेश सरकार ने संभल की घटना को लेकर जो आयोग गठित किया था, उसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट की स्टडी के बाद ही बताया जा सकता है कि उसमें क्या बातें हैं। यहां तक जो भी जानकारी हमने आपको दी वो फैक्ट्स के हवाले से थी। अब हम संभल हिंसा की रिपोर्ट के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो फैक्ट्स नहीं है, बल्कि दावे हैं जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए हैं। इन दावों को सूत्रों के हवाले से लिखा बताया जा रहा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आई है कि रिपोर्ट में कमेटी ने क्या लिखा है। दावा है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो 450 पेज की है। तो सोर्सेस के हवाले से जो जानकारियां आ रही हैं वो हम सिलसिलेवार ढंग से आपको यहां बता रहे हैं।
पहली जानकारी, इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि रिपोर्ट में दर्ज है कि संभल की डेमोग्राफी में भारी बदलाव आया है। आजादी के समय नगर निगम क्षेत्र की आबादी में हिंदुओं की संख्या 45% और मुसलमानों की 55% थी। आज हिंदुओं की संख्या सिर्फ 15 से 20% है, जबकि मुसलमानों की संख्या लगभग 85% है। रिपोर्ट इस बदलाव को बार बार होने वाले दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ती है। दूसरी जानकारी, नवंबर 2024 की घटना पर कमेटी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की 22 नवंबर की टिप्पणी के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद धर्मांतरित हिंदू पठानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2 दिन बाद तुर्क और पठानों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई और 4 लोग मारे गए। तीसरी जानकारी में सूत्रों ने यह भी बताया कि रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि संभल ने अतीत में अलकायदा और हरकत-उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों को जमीन मुहैया कराई है। इसमें मौलवी मौलाना आसिम और सनाउल हक का भी जिक्र है, जिसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। जिले में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों के नेटवर्क की मौजूदगी की ओर भी इशारा किया गया है। हम फिर दोहरा रहे हैं, यह सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है, ना कि आधिकारिक जानकारी है। रिपोर्ट आने के बाद वकील विष्णु शंकर जैन का बयान आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। संभल में जिस तरह से आजादी के बाद डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। 15 ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें एथनिक क्लेंजिंग की गई है। हिंदू समाज के लोगों के साथ वहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है। अभी हाल ही में जब ये सर्वे हुआ था, सर्वे के बाद आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पे प्रशासन ने हिंदू मंदिर को, जो ऑलरेडी जीर्ण अवस्था में पड़ा था, बंद था, वहां पे पूजा पाठ नहीं करने दी जा रही थी, उस बजरंग बली के मंदिर को, भोलेनाथ के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। किस तरह से वहां पे बावली मिली है, किस तरह से वहां पे अलग अलग कूप और कुएं मिल रहे हैं, जो ये साबित करता है कि पुराणों के अनुसार वो एक बहुत ही पूज्य स्थल रहा है। और एक जबरन ढंग से, गलत ढंग से इस पूरे परिसर को, हरिहर मंदिर को हमारे एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। किस तरह से संभल में टेरर लिंक्स हैं, अलकायदा और अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय टेरर ग्रुप्स हैं, उससे संभल का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आप लोग के माध्यम से मुझे पता चला है, उभर के सामने आई है। इस रिपोर्ट का भी अब डिटेल्ड अवलोकन हम लोगों को करना है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोगों ने एक फेक नैरेटिव गढ़ा था कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से संभल में हिंसा हुई, ये उन सारे लोगों को स्पष्ट करता है कि जो लोग वहां पे विक्टिम थे, पीड़ित थे, उनको वहां पे एक गलत रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। और जो वहां के मूल मास्टरमाइंड कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको बचाने की साजिश की जा रही थी, जो इस रिपोर्ट से पर्दाफाश हो। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल का बयान द हिंदू में छपा है। उन्होंने कहा, मैं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हूं और राज्य भर में अलग अलग पदों पर कार्य कर चुका हूं, इसलिए वास्तविकता जानता हूं। हिंदू जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाने वाली रिपोर्ट्स पैनल की रिपोर्ट में जरूर शामिल होंगी। इतनी स्पष्ट बात कैसे नजरअंदाज हो सकती है। खैर, यह तो हुई सूत्रों के हवाले से आई जानकारी। अब इंतजार करना होगा कि रिपोर्ट में वास्तव में न्यायिक आयोग ने क्या दर्ज किया है, और जो भी दर्ज किया होगा उस आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कार्रवाई करती है। इस बारे में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर हाजिर होंगे। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी आकाश कुमार ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।